गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज हम लोग यूपी एपीओ में पूछे जाने वाले जीएस पेपर के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये एक तरह से आपके यूपी एपीओ का एक फुल जीएस का पेपर है, जो जीएस 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस का पूछा जाता है। बिकॉज यूपी एपीओ एग्ज़ाम में ला के साथ साथ जीएस का पेपर जो आता है उसकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यूपी एपीओ एग्ज़ाम में जीएस का जो 50 क्वेश्चंस आते हैं यही आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं, क्योंकि ला के स्टूडेंट तो ला से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करते हैं। लगभग सभी स्टूडेंट का स्कोर एक ही जैसा होता है, सभी लगभग बराबर ही स्कोर करते हैं। इसलिए इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोग अपना जीएस भी स्ट्रॉन्ग करें और ख़ुद को चेक करें कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, किस हद तक कंप्लीट हो पाई है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज ये हमारा यूपी एपीओ स्पेशल का फर्स्ट जीएस का पेपर होगा। और इसी तरह आपको आगे भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही पेपर्स मिलते रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स तक, जिसमें करंट भी इंक्लूडेड होगा। जिस अकॉर्डिंग आपके यूपी एपीओ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग इस पेपर को प्रिपेयर किया गया है। आइए आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, रेशेदार कांच, ऑप्शन बी है गन मेटल, ऑप्शन सी है शीशा, ऑप्शन डी है लैमिनेटेड पटलित कांच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैमिनेटेड पटलित कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कि किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड और ऑप्शन डी है यूरिक एसिड। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। क्या क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी है टार्टेरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखा करिए कि आप जब टेस्ट पेपर देखते हैं उस वक्त आप अपना पेपर और पेन लेकर बैठिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शन देख के आप अपना जो भी आपको सही लगता है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर सही है उसे आप टिक कर लीजिए, या आप उस ऑप्शन को ही नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप बाद में चेक कर सके कि आप कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही होगा, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑप्शन डी है क्या है? नाइट्राइट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो किस रूप में प्राप्त करते हैं? ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए ऑक्सीजन बनेगा, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी राख, ऑप्शन डी पानी। तो हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं तो क्या बनता है? राइट आंसर होगा पानी बनता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती है। हाइड्रोजन को जलने के लिए वहाँ हवा की उपस्थिति नहीं होनी आवश्यक है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करेगा और प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करेगा।
इस तरह से हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, पानी बनता है। ठीक है, इस तरह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पूछा गया है, टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? ऑप्शन ए लाइकोपिन, ऑप्शन बी जेंथोफिल, ऑप्शन सी कैप्सेसिन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाइकोपिन क्या है? लाइकोपिन हमारा जैसे करेक्ट आंसर इसका लाइकोपिन होगा, लेकिन लाइकोपिन है क्या? लाइकोपिन जो होता है वो एक चमकदार लाल रंग का जो है कैरोटीन है। क्या है? एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है, जो कि टमाटर को लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। टमाटर को लाल रंग करने के लिए वही उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 22 मार्च को, ऑप्शन सी है 8 मार्च को, ऑप्शन डी है 8 अप्रैल को। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल को। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है ए केल्विन पैमाने पर, बी डेसिबल में, सी पास्कल में और डी रिएक्टर पैमाने पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रिएक्टर पैमाने पर। ठीक है, भूकंप की तीव्रता का मापन जो है रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी पाकिस्तान और डी है चीन। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। क्या करेक्ट होगा? बांग्लादेश। और ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? लगभग 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर की लगभग सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व ए कुछ कम हुआ है, बी निरंतर बढ़ा है, सी पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा है, ऑप्शन डी लगभग स्थिर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निरंतर बढ़ा है। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निरंतर क्या हुआ है? निरंतर बढ़ा है। इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है यूरियस, ऑप्शन सी है जाइमिस, ऑप्शन डी क्या है? लैक्टोस। ऑप्शन डी क्या है? लैक्टोस। देख लीजिए, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेप्सिन। पेप्सिन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी एंजाइम का, ऑप्शन सी हार्मोन का और ऑप्शन डी है, एक सेकेंड, ऑप्शन डी है विटामिन का। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या है? फंक ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? फंक ने ऑप्शन डी विटामिन का आविष्कार किया था। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा, देखिए आकाशगंगा या मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन ए विद्युत गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन बी अनियमित गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन सी गोलाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन डी सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसमें वर्गीकृत की गई? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। इस तरह हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ऑप्शन डी सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है कोपरनिकस और ऑप्शन डी है आइजक न्यूटन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें से क्या होगा?
हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी कोपरनिकस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्शन ए विपत्ति, ऑप्शन बी जन नियंत्रण, ऑप्शन सी अनैतिक व्यवहार और ऑप्शन डी है युद्ध। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो क्वेश्चन बता दें कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जन्म नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है कौन सी है? बताइएगा। ऑप्शन ए विंडरमेयर, ऑप्शन बी लॉकनीस, ऑप्शन सी है लेक बैकाल और ऑप्शन डी है लेक सुपीरियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लेक सुपीरियर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा वर्तमान 2011 में कितना है? इस 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा वर्तमान में कितना है? 15%, 13%, 17.5% या 14%? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ऑप्शन ए पीत पुस्तिका, ऑप्शन बी नीली पुस्तिका, ऑप्शन सी है हरित पत्र, ऑप्शन डी है श्वेत पत्र। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो भारत से जो दस्तावेज संबंधित है वे है श्वेत पत्र। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल होता है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 46वां, ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं 44 और ऑप्शन डी है 50वां। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए। कहाँ क्वेश्चन है कि पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था? सीमित किया था। किस केस में ऐसा हुआ था? देख लीजिए, केस देख लीजिए। ऑप्शन ए है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ऑप्शन बी है मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ, ऑप्शन सी है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, ऑप्शन डी है ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इसमें से हमारा, आप लोग नोट करते जाइए अपने पेपर पे कि कौन सा आंसर सही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? ऑप्शन ए वैदिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी दृष्टांत और अभिसमय, ऑप्शन सी विधि का शासन और ऑप्शन डी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि का शासन। हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी विधि का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसने कहा था? किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं अगेन। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाला लाजपत ने कहा था। और क्या कहा था लाला लाजपत राय ने? कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है सरदार पटेल ने, और ऑप्शन डी है अब्बास तैयब जी ने। क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? ये है क्वेश्चन। और ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अब्बास तैयब जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? पूछा जा रहा है कि किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ऑप्शन डी है M.A. जिन्ना। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 को कि ये क्या है, ये गुलामी का अधिकार पत्र है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप लोग कि लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। ठीक है। हस्ताक्षरित हुआ था, कब हस्ताक्षरित हुआ था ये हमें बताना। ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी है 1918 में, ऑप्शन सी है 1916 में, और ऑप्शन डी है 1914 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1916 में। ठीक है। 1916 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद, और ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देश बंधु के नाम से किसे जानते थे? ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास को। ठीक है। आंसर राइट होगा ऑप्शन डी। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। ऑप्शन ए क्या है, क्यों लिया था? देखिए, अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांग मान लेने के कारण। ठीक। ऑप्शन बी जनता के समर्थन के अभाव के कारण, और ऑप्शन सी है कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, ऑप्शन डी है चौरी चौरा हिंसा के कारण। तो क्या है राइट आंसर? गांधी जी ने 1922 में जो सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था उसका मेन कारण क्या था? उसका मेन कारण था ऑप्शन डी, चौरी चौरा हिंसा के कारण उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया? क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? यह ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी रासबिहारी बोस, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद।
चंद्रशेखर आज़ाद ने ही जो सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसका नाम बदल करके क्या रख दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। किसने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी तिलक ने। किसने दिया था करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा दिया था, ओह सॉरी बाय मिस्टेक, करो या मरो का नारा किसका था, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट है स्थित है, किसके सन्निकट स्थित है। सोनगिरी के जहाँ 108 जैन मंदिर बने हैं वो किसके निकट स्थित है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए ओरछा, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी दतिया। किसके निकट है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दतिया के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसका द्योतक है। ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक है। ऑप्शन ए हाथी दांत का, ऑप्शन बी काली मिर्च का, ऑप्शन सी एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का है, और ऑप्शन डी है हमारा नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का। तो ये किसका है बताइए। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसके लिए यूज किया गया है, ये यूज किया गया ऑप्शन बी काली मिर्च का। ठीक है, काली मिर्च के लिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, और ऑप्शन डी है ब्राह्मी लिपि। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। क्या पूछा गया है, किसने आगरा की स्थापना की है। ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन डी है बलबन ने। किसने की थी आगरा की स्थापना, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते थे। भारत में किन नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते थे। ऑप्शन ए चंडीगढ़ को, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जयपुर, और ऑप्शन डी है मैसूर। तो इसमें राइट आंसर क्या है, किसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। ऑप्शन सी जयपुर, जयपुर को क्या कहा जाता है, गुलाबी नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। ऑप्शन ए पंचमहल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन सी रंग महल, और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है मोती महल। किस चीज़ का निर्माण कराया था, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। क्या निर्मित कराया था। ऑप्शन ए पंचमहल निर्मित कराया था। ठीक है, किसने, बादशाह अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूते ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए पटियाली, ऑप्शन बी पटियाला में, ऑप्शन सी पाटली में, और ऑप्शन डी पट्टी में। कहाँ हुआ था बताएं। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पटियाली में। क्या सही है, ऑप्शन ए पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। किसने की थी, हमें बताना है कि अभिनव भारत नामक जो अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी किसने की थी। वी डी सावरकर, सी आर दास, सरदार भगत सिंह, और ऑप्शन डी है आर जी भंडारकर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा,
अभिनव भारत नामक जो अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना थी किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा, बी.डी. सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, हमें बताना है कि जो सिंधु ताई थी, सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, इन्हें किस नाम से जाना जाता? ऑप्शन ए अनाथों की माँ, ऑप्शन बी अनाथों की मसीहा, ऑप्शन सी स्वर कोकिला और ऑप्शन डी है दलितों की नेता। ठीक है, इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा बताएं? देखें आंसर को, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनाथों की माँ। क्या इन्हें कहा जाता था? अनाथों की माँ, इस नाम से इन्हें जाना जाता था। जो सिंधु ताई का जो है अभी निधन हो गया हाल ही में, ये 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, 73 वर्ष की हो गई थी। और ये कहाँ की रहने वाली थी? ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी, ये महाराष्ट्र की निवासी थी। इन्हें जो है 2021 में पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सिंधु ताई कम जो है किस लिए फेमस थी? ये हजारों अनाथों बच्चों को गोद ली हुई थी। ठीक है, ये अनाथों की माँ कहलाती थी। ठीक है, इन्होंने हजारों बच्चों को, अनाथ बच्चों को गोद लिया हुआ था, इसलिए इन्हें जो है सम्मानित भी किया गया था 2021 में पद्मश्री से। ठीक है, और कहाँ की रहने वाली थी? महाराष्ट्र की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम आदिवासी समाज की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? यहाँ पे आदिवासी समाज से पूछा गया है, इसलिए पहली है, और अगर सिर्फ महिला पूछा जाता तो इससे पहले भी हो चुकी थी। महिलाओं के अकॉर्डिंग ये दूसरी हैं, पर ये आदिवासी समाज की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं आदिवासी। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बना है कि भारत की प्रथम आदिवासी समाज की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी और ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और ये जो है हमारी राष्ट्रपति जो बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और ये किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए सूक्ष्म मंत्रालय। अच्छा, आप लोग जो ये क्वेश्चन देख रहे थे, इससे पहले क्वेश्चन क्या था द्रौपदी मुर्मू का, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए आप लोग। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है द्रौपदी मुर्मू का, ये जन्म हुआ था इनका 20 जून को। ठीक है, कब हुआ था? 20 जून 1958। ठीक है, इनकी जन्म तिथि है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा रहा है, 20 जून 1958 को। और कहाँ हुआ था? तो ये उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में इनका जन्म स्थान है, उड़ीसा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, और अगर ये भी थोड़ा डीप में पूछा गया क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि उड़ीसा में किस स्थान पे हुआ था। तो एक स्थान है मयूरभंज, देख लीजिए, मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये किस, एक क्वेश्चन और बन सकता है इनसे कि ये किस जनजाति से थी? तो ये जो है मुर्मू जी संथाल जनजाति थी, जो हमारी राष्ट्रपति बनी है। किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं। और अगर पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो किस पार्टी से जुड़ी थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। और इससे पहले का अगर इन्हें देखा जाए तो ये जो है झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, इससे हमारे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे पहले कहाँ की जो है राज्यपाल थी? ये पहले झारखंड की राज्यपाल थी, राष्ट्रपति बनने से पहले। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए सूक्ष्म मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल मंत्रालय और ऑप्शन डी है बाल विकास महिला मंत्रालय। जो ये हमारे इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये देख लीजिए। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जो स्माइल योजना को न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता करना। ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या है स्माइल का? इसका पूर्ण रूप है कि आजीविका और उद्यम के लिए जो है वंचित व्यक्तियों की सहायता करना। इस योजना को उद्देश्य में था ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। ठीक है, उनकी सहायता करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, स्माइल योजना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिए 42 है। 26 मई 2022 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। इस सुरंग का पूर्ण नाम क्या था? ऑप्शन ए देख लीजिए। ऑप्शन ए क्या है? अटल टनल, और ऑप्शन बी है बहिनाल सुरंग, ऑप्शन सी है रोहतांग सुरंग, ऑप्शन डी है लेह लद्दाख सुरंग। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा, देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रोहतांग सुरंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि 26 मई 2022 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी, इस सुरंग का पूर्व नाम क्या था? इस सुरंग का पूर्व नाम जो था वो रोहतांग सुरंग था। ठीक है, और इसका देख लीजिए, ये 24 दिसंबर और 2019 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम अटल टनल रखने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, इससे पूर्व इसका नाम क्या था? रोहतांग सुरंग था। और 9 फरवरी 2022 को जो है अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। ठीक है, ये जो अटल सुरंग है ये इसी का पूर्व नाम है रोहतांग सुरंग। और अभी प्रेजेंट में क्या है? 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को ही जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। और वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में इस सुरंग को जो है लगभग क्या बताया गया है? 10,000 फीट यानी 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। और इस सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित है और रोहतांग दर्रे से गुजरती है। मतलब ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित है। कहाँ पे? हिमालय की पीर पंजाल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, हिमालय की पीर पंजाल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, पीर पंजाला है ये, पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित है। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है रोहतांग दर्रे से। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया। इसके बारे में थोड़ा सा इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। किसका इससे पूर्व नाम क्या था, प्रेजेंट में क्या है और कहाँ से गुजरती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। ये किस महान दार्शनिक या चिंतक की प्रतिमा है? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। और क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। यह किस महान दार्शनिक या चिंतक की प्रतिमा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी संत श्री रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा संत श्री रामानुजाचार्य। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है 11वीं सदी के जो महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, किसकी प्रतिमा है? संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और ये प्रतिमा जो है शमशाबाद, ये हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है।
त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। ठीक है, कहाँ पे ये प्रतिमा जो है शमशाबाद, और शमशाबाद कहाँ, हैदराबाद तेलंगाना में है, तेलंगाना में स्थित त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। ठीक है, और जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, समता मूर्ति। क्या कहते हैं, समता मूर्ति। अगर पूछा जाए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो समता मूर्ति। ठीक है, समता मूर्ति। और इसको दिया गया है, ये नाम दिया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इंग्लिश में नाम दिया गया और हिंदी में क्या दिया गया है, समता मूर्ति। और अगर पूछा जाए कि ये जो प्रतिमा है कितनी फीट इसकी ऊंचाई है, तो इस प्रतिमा की ऊंचाई है 216 फीट। ठीक है, कितनी ऊंचाई है, 216 फीट ऊंचाई है इस प्रतिमा की। और ये प्रतिमा 54 फीट आधार भवन पर स्थित है। कितने फीट, 54 फीट जो है आधार, 54 फीट आधार भवन पर स्थित है, जिसे भद्र वेदी नाम दिया गया है। जिस पे स्थित है उसे क्या नाम दिया गया है, भद्र वेदी। ये देख लीजिए, भद्र वेदी। ठीक है, और ये प्रतिमा पंचलोह यानी 5 धातुओं का संयोजन से निर्मित है। पंचलोह किससे निर्मित है, पंचलोह से। और पंचलोह क्या है कि 5 धातुओं का संयोजन करके इसे निर्मित किया गया। और ये 5 धातुएं अगर पूछ ली जाए कौन कौन सी हैं, देखिए इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए डिटेल में थोड़ा सा जान लीजिए। 5 धातुएं कौन कौन सी हैं, एक हो गया हमारा स्वर्ण। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। पहला हमारा क्या है, स्वर्ण। ठीक है, और दूसरा है चांदी, 5 धातुओं से मिलके बना है ना, दूसरा चांदी हो गया। तीसरा हमारा है तांबा। ठीक है, और चौथा है पीतल, देख लीजिए पीतल हो गया। और 5वां हमारा हो गया जस्ता। इन 5 धातुओं से मिलके बना हुआ है और इसे क्या कहा गया है, पंचलोह। 5 धातुओं का संयोजन से निर्मित है, स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह है इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन सन लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन जाएगी। कौन है उसमें से, देखिए इंडिगो, ऑप्शन बी है एयरलाइंस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, ऑप्शन डी है टाटा एयरलाइन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में जारी सीप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या है, भारत। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2021 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, किसके द्वारा की गई है, तो जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2021 इस नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो कि 2017 से 2021 की अवधि में इस समय के दौरान जो है विश्व के सबसे 5 बड़े हथियार निर्यातक देश जो हैं उन्हें बताया है। तो उसमें हमारा कौन कौन सा देश है देख लीजिए, उसमें अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा जर्मनी है। ठीक है, ये तो बड़े देश हैं, क्या है, निर्यातक देश हो गए। और 5 बड़े आयातक देशों में भारत है, सऊदी अरब है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है और चीन है। परंतु भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। क्या है, भारत विश्व में सबसे बड़ा आयातक बन गया है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता बनी है। कौन बना है, देखिए ऑप्शन ए मानसा, ये वाराणसी से है,
कैरोलिना बिलावास्का पोलैंड, जोजीवनी टुंजी, और ऑप्शन डी है कैरोलिना विलियम्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है कैरोलिना बिलावास्का पोलैंड। ये पोलैंड की थी जो अमेरिका के लॉस एंजल्स में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 105वां, ऑप्शन बी 110वां, और ऑप्शन सी है 130वां, और ऑप्शन डी है 101वां। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 101वां स्थान है इसका। कौन सा स्थान है सूचकांक में? 101वां स्थान है, 101वां नंबर का स्थान है। लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है लेगाटम समृद्धि सूचकांक, जो कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 101 नंबर पे है। लेगाटम इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। क्या करता है? जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। ये इस सूचकांक का 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था इस सूचकांक का। और ये जो है 167 देश इसमें शामिल हुए थे। कितने देश शामिल हुए थे? इसमें 167 देशों को शामिल किया गया था। और 2021 में विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क को, किसको? डेनमार्क को, देख लीजिए, डेनमार्क को जो है ऐसे लिखा जाएगा, डेनमार्क को कौन सा स्थान दिया गया था? प्रथम स्थान। डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पे था। ठीक है, प्रथम स्थान पे प्राप्त हुआ है। और भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा 2020 में भारत 103 नंबर पे स्थान पे था। इस बार थोड़ा सा बढ़ोतरी की है, 101वें स्थान पे आ गया है। ठीक है, और पहला नंबर डेनमार्क का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 8 अक्टूबर 2021 को शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए मारिया रेसा फिलीपींस एवं दिमित्री मुरातोव रूस को, ऑप्शन बी है डेविड कार्ट कनाडा एवं जोशुआ डी अमेरिका को, ऑप्शन सी है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को एवं इंग्लैंड बेंजामिन लिप्त को जर्मनी, ऑप्शन डी है स्यूकरो मनाने जापानी मूल के अमेरिकी क्लॉज हैसलमैन जर्मनी को। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, मारिया रेसा। ठीक है, फिलीपींस से हैं और दिमित्री मुरातोव रूस की हैं। इन्हें जो है 8 अक्टूबर 2021 को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें ही दिया गया है। ठीक है, किसे? मारिया रेसा फिलीपींस एवं दिमित्री मुरातोव रूस को प्रदान किया गया। इन दोनों को यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों हेतु प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में कौन सी कंपनी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राजस्व अर्जित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? क्वेश्चन पूछा गया है कि मई 2022 में, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मई 2022 में कौन सी कंपनी है जो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राजस्व अर्जित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन ए है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन बी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन सी है इंफोसिस, और ऑप्शन डी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर बी करेक्ट होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 35,
और ऑप्शन डी है 50। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40। 4 मई 2022 को जो भारतीय रिजर्व बैंक ने नीति दर यानी रेपो दर में 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर क्या है, कितने प्रतिशत हो गई रेपो दर? 4.40%। ठीक है, 4.40% इसकी रेपो दर हो गई है और ये वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी गई। ठीक है, इस समय प्रेजेंट में इसका क्या है रेपो दर? 4.40%। और जो भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है? तो 40 की। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और इस तरह से आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। और आज जो है ये जो APO GS की फर्स्ट क्लास है, ये आगे और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ओके स्टूडेंट, और ये आज का यहीं पे क्लास ख़त्म की जाती है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।